Good morning. Today we will be discussing regarding investigation levels for use with recorded dose. मतलब बेसिकली जो भी डोज जो रिकॉर्ड हो रहा है वो whatever the dose which has been recorded, right? उसको क्या करते हैं, उसको पहले हम रिव्यू करते हैं और यदि एक्सेसिव डोज आ गया तो उस केस में क्या इन्वेस्टिगेशंस करते हैं एंड रिलेटेड विद दैट वी विल बी डिस्कसिंग इट। जनरली जो वो लिमिट जो दिया गया कि एक क्वार्टर में यदि 10 मिलीसीवर्ट से ज्यादा डोज आएगा एज पर AARB, राइट, 10 मिलीसीवर्ट से ज्यादा डोज आएगा तो ओवर एक्सपोजर इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है, राइट। जो हम लोग पर्सनल डोसीमीटर्स जो यूज करते हैं, यदि इसको प्रॉपरली मतलब सेलेक्ट किया जाए इन द सेंस कि कौन सा पर्सनल डोसीमीटर जिस पर्टिकुलर फील्ड में हम काम कर रहे हैं वो एप्रोप्रिएट होगा, राइट, वो सिलेक्शन यदि प्रॉपर है तो उस केस में जो डोज जो भी मिलता है हमें वो एक तरह से करेक्ट एस्टिमेट मिलता है। दो चीज, एक प्रॉपर सिलेक्शंस होना चाहिए डोसीमीटर्स का कि कौन सा डोसीमीटर यूज कर रहे हैं। दूसरा, जो उसको यूज भी कर रहा है वो भी प्रॉपर यूज होना चाहिए। प्रॉपर यूज का मतलब क्या है कि प्रॉपर यूज का मतलब ये है कि जब हम रेडिएशन फील्ड में काम कर रहे हैं उस समय पे TLD यूज करना, पर्सनल डोसीमीटर्स को यूज करना है और अपने मेडिकल एक्सपोजर के लिए उसको नहीं यूज करना है। प्लस जो अभी मेट्रो है चाहे जहां पर भी सर्विलेंस होता है उधर से TLD होकर नहीं गुजरना चाहिए, तो वो भी एक्स्ट्रा एक्सपोजर रहेगा। मेडिकल एक्सपोजर के लिए आप जा रहे हैं, जैसे मान लो CT स्कैन के लिए जा रहे हैं, उस समय पे TLD नहीं पहनना है, बट ड्यूरिंग वर्क आवर पहनना है। तो प्रॉपरली सेलेक्टेड यूज्ड, प्रॉपर यूज हो गया एंड असेस्ड जो भी असेसमेंट जो है डोज का इट इज बाय द क्वालिफाइड एक्सपर्ट्स। मीन्स जब ये रीडिंग के लिए जाएगा पर्सनल डोसीमीटर, उसकी प्रोसेसिंग और उसका डोज का रीड आउट जो है वो भी क्वालिफाइड एक्सपर्ट से हुआ है। इट मीन्स कि आपके पास प्रॉपर सिलेक्शन हो गया, वन गुड थिंग्स, प्लस यूज प्रॉपर हुआ। तीसरा, डोज का असेसमेंट प्रॉपर हुआ। तो यदि ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं तो यूजुअली जो भी रिजल्ट जो आता है वो क्या आता है, एक्यूरेट एस्टिमेट आ जाता है एक्सटर्नल डोज कितना रिसीव किया पर्सन, राइट। हाउएवर जो डोज जो भी आएगा आपके पास जो मेजर हुआ डोसीमीटर से, ये सिर्फ एक इंडिकेशन है, राइट। व्हाट इज दैट? इट इंडिकेट्स, मतलब इंडिकेशंस है, राइट। क्या इंडिकेशंस है? डोज रिसीव्ड बाय द वर्कर, मतलब वो एक्सैक्ट एब्सोल्यूट नहीं है टोटल का, मतलब लेकिन वो इंडिकेशंस है, इतना डोज उसको लगा होगा, करेक्ट, जो TLD ने मेजर किया। सो मेजर डोज जो है शुड, इसलिए क्या करना चाहिए हमें, मेजर जो भी मेजर डोज आया है शुड ऑलवेज बी इवेलुएटेड, उसको इवेलुएट करना है। इवेल्युएशन का मतलब क्या होता है कि वो सही है या नहीं है, राइट। सो इसलिए इवेल्युएट करना है टू इंश्योर दैट द रिकॉर्डेड डोज जो है इट इज ए ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ डोज रिसीव्ड बाय द वर्कर, राइट। तो क्या करना है, तो उसको आपको मेजर डोज जो भी आया उसको इवेल्युएट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम लोगों के पास जो TLD का डोज रिकॉर्ड आता है तो उसको रिव्यू करते हैं, स्टाफ जो भी है उसको दिखाते हैं, करेक्ट, कि भाई आप देखो ये डोज, ये आपके डोज आएंगे। वो क्या सोचता है, वो देखता है कि पिछले क्वार्टर में या पहले जो मेरे डोज जो आ रहे थे वो इतने आ रहे थे, मैं जो भी काम कर रहा हूँ वो वही काम कर रहा हूँ, या उसने उस क्वार्टर में जिस क्वार्टर का वो रीडिंग इवेल्युएट कर रहा है वो उसको कंपेयर करता है अपने वर्क प्रैक्टिस से, राइट,
कि उसके वर्क प्रैक्टिस से डोज कम हुआ या ज्यादा हुआ है, तो उसको क्या करना चाहिए, तो ये डिसीजंस लेता है वो, राइट। वही है मेनली इवेल्युएशंस का मतलब वही है। और दूसरी चीज कि जो एक्सपर्ट का इवेल्युएशन है उस बीच में क्या आएगा कि यदि उसको कोई पर्टिकुलर चीज है ऐसा लग रहा है कि उसने प्रैक्टिस सही करी फिर भी डोज ज्यादा आया है उसके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से, तो उस केस में एक्सपर्ट नॉलेज बीच में आएगा कि भाई क्या क्या चीजें हो सकती है, किस कारण से आया होगा। तो आफ्टर डिस्कसिंग विद द एक्सपर्ट उसको समझ में आ जाता है कि भाई ये पर्टिकुलर चीजें जो हैं वो वहां पे फ्लॉज हुए होंगे एंड बिकॉज ऑफ दैट वर्क प्रैक्टिस मेरा डोज ज्यादा आया या कम आया जो भी आया, राइट। सो ये बोल रहा है कि जो भी चीज होना चाहिए इट शुड बी मेजर्ड डोज जो आना चाहिए शुड ऑलवेज बी इवेल्युएटेड टू इंश्योर दैट जो रिकॉर्डेड डोज जो है, जो डोज रिकॉर्ड होकर के आया है, इट इज ए ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डोज रिसेप्टेड बाय द वर्कर। मान लो कंटामिनेशन हो गया था और उसके चलते ज्यादा आया, तो उसको पता होगा कि एटलीस्ट वो कहीं तो मेंशन होगी बिकॉज ऑफ दिस, राइट, कि इसके चलते आया होगा डोज, करेक्ट। अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट जो है शुड बी मोर फुल्ली इन्वेस्टिगेटेड। अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट मतलब कि वही एक्सपेक्टेशंस उसका तो था कि भाई मैंने ये वो प्रैक्टिस करी है और उसके हिसाब से डोज जो है मेरा इतना आना चाहिए था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा आया डोज, तो वो बोल रहे हैं दैट शुड बी मोर फुल्ली इन्वेस्टिगेटेड। उसको इन्वेस्टिगेट करना जरूरी है, राइट। एक्सीडेंटल बोल रहे एक्सीडेंटल एक्सपोजर कंडीशंस कैन बी रिकंस्ट्रक्टेड, राइट, कैन बी टू डायरेक्टली मेजर द डोजेज रिसीव्ड बाय द वर्कर, राइट। अब देखो एक्सीडेंटल एक्सपोजर कंडीशंस कैन बी रिकंस्ट्रक्टेड मतलब क्या हुआ कि यदि मान लो कि अब क्वेश्चन ये हो गया कि उसको मुझे फुल्ली इन्वेस्टिगेट करना है क्योंकि उसका डोज ज्यादा आया है, तो कैसे करेंगे। तो यदि मान लो जिस एक्सीडेंटल एक्सपोजर कंडीशन में उसका डोज आया होगा उस टाइप का आपको मॉडल बनाना पड़ेगा कि इस टाइप का सिचुएशन होगा, ये आदमी यहाँ पे खड़ा होगा तो उसको कितना डोज लगने की संभावना है, राइट। तो ये बोलते हैं एक्सीडेंटल एक्सपोजर कंडीशंस कैन बी रिकंस्ट्रक्टेड, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशंस में वैसा सिनेरियो क्रिएट करके एंड तब एक्सपोजर मेजर किया जा सकता है। तो वही बोला टू डायरेक्टली मेजर द डोज रिसीव्ड बाय द वर्कर, यदि वो वहां पे रहता तो उसको कितना डोज लगा होगा, सिमुलेशंस टाइप की चीजें, राइट। इस टाइप की जरूरत पड़े तो हम कर सकते हैं। एडिशनल पर्सनल मॉनिटरिंग शुड बी कंसिडर्ड। बोल रहे एक और भी चीज बोल रहे कि यदि जरूरत है तो एडिशनल पर्सनल मॉनिटरिंग भी आपको कंसीडर करना चाहिए, राइट। एडिशनल पर्सनल मॉनिटरिंग मतलब क्या की चीजें, जैसे फॉर एग्जांपल बोला इफ पर्सनल जो भी डोज वे शुड एक्सीड द एग्रीड रेफरेंस लेवल, जैसे मान लो कि सच है 30 derived air concentrations per hour और 30 hour exposure of derived air concentrations, right? उस केस में हमें क्या करना चाहिए, एक्सक्रीटा सैंपल्स शुड बी रिक्वेस्टेड, राइट। और इन विवो मेजरमेंट प्रोवाइडेड इफ वर्कर्स डोसिमेट्री shows contaminations, यूरिन एनालिसिस शुड बी कंसिडर, राइट। दो चीज क्या बोल रहे कि एडिशनल पर्सनल मॉनिटरिंग में क्या आ गया, मान लो कि टीएलडी का तो रिकॉर्ड आ ही गया आपके पास और ज्यादा आया है, उस केस में बोल रहा है एग्जांपल दे रहे हैं कि एक्सक्रीटा सैंपल्स देख सकते हैं, राइट, फीकल कलेक्शंस, राइट, उस केस में वो करा जा सकता है। दूसरा बोल रहे हैं और इन विवो मेजरमेंट प्रोवाइडेड, इन विवो मेजरमेंट मतलब वही जो हम लोगों ने इन विवो क्वांटिफिकेशंस की बात करी थी कि उसको कैसे करते हैं कि उसके अंदर बॉडी में कितना डोज है, किसी ऑर्गन में यदि एक्यूमुलेटेड है तो ऑर्गन में डोज कितना है वो क्वांटिफाई करने का कोशिश करना चाहिए, या होल बॉडी मॉनिटरिंग करनी चाहिए, विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस लेक्चर सीरीज।
राइट। तो वो मेथड भी अडॉप्ट करना चाहिए, वहां से आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलेगा, राइट। और यदि बोल रहे यदि कंटामिनेशन दिख रहा है आपको कि इसमें क्या है, जो भी डोसिमीटर्स जो है इफ इट इज फाउंड टू बी कंटामिनेटेड, राइट, तो उस केस में क्या करना चाहिए, यूरिन सैंपल भी आपको कंसीडर करना चाहिए। अब देखो जैसे मान लो कि न्यूक्लियर मेडिसिन में कंटामिनेशन जो होगा शॉर्ट हाफ लाइफ का है, यदि मान लो कंटामिनेशन हुआ और वो अनअवेयर रहा तो वो तो पता नहीं चलेगा, लेकिन लॉन्ग हाफ लाइफ वाला कंटामिनेशन होगा वो पता चल जाएगा। जैसे आयोडीन का कंटामिनेशन हो, ल्यूटिशियम का हो, तो वो टीएलडी को आप मेजर करके उसका होल्डर उसके ऊपर आप देख सकते हो। इवन जैसे हम लोग बाकी इन विवो क्वांटिफिकेशन करते हैं उसी तरह से गामा कैमरा हमारे पास अवेलेबल है, आपको आइडिया तो लग ही जाएगा कि देयर वाज सम कंटामिनेशन, राइट। तो उसके चलते भी उसका डोज ज्यादा आया होगा। आपको सिर्फ क्या करना है कि आयोडीन, यदि मान लो कि आप सस्पेक्ट कर रहे हो कि आयोडीन का कंटामिनेशन होगा, और सस्पेक्ट कैसे करोगे, वो वैसे भी करोगे कि आपकी फैसिलिटी में कौन कौन से रेडियो आइसोटोप यूज हो रहे हैं, तो जितने हो रहे हैं उसका विंडो लगा करके देख लो एक एक करके, राइट, और मेजर करके आप क्वांटिफाई कर सकते हो कि कितना जो है उसका कंटेंट है, राइट। दूसरा ऑप्शन क्या है, वही आप मल्टी चैनल एनालाइजर यूज कर लो, तो आपको एक्टिविटी के पिक से पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ पे किसके कौन कौन से आइसोटोप किससे वो कंटामिनेट हो सकता है। सो इन दैट वे we can just quantify it out whether first contaminations was there or not. If the contamination was there, तो उस केस में हमें यूरिन सैंपल भी कंसिडर करना चाहिए, राइट। बोला डोसीमीटर रिजल्ट एक्सीडिंग 100 मिलीसीवर, राइट। यदि मान लो कि 100 मिलीसीवर से ज्यादा डोज आ गया ओवर एक्सपोजर में कभी कभी, तो इट मे बी कन्फर्म्ड बाई क्रोमोसोम एवेरिएशंस एनालिसिस। जो हम लोगों ने क्रोमोसोम एवेरिएशन एनालिसिस में देखा था, ब्लड सैंपल्स लेते हैं, राइट, और उसको स्टिमुलेट बाय इंजेक्टिंग द बायोकेमिकल, वी स्टिमुलेट द सेल साइकिल, राइट, टू मल्टीप्लाई सेल्स, और उसके बाद स्टेन करते हैं ताकि हम जेनेटिक मटेरियल जो है कैसे ग्रो कर रहा है उसको हम अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व कर सकें। और उसमें हमने देखा था कि क्रोमोसोम में एवेरिएशंस आता है, सिंगल स्ट्रैंड, डबल स्ट्रैंड ब्रेक्स आएंगे या डाइसेंट्रिक्स बन जाएगा, राइट। तो वो नंबर ऑफ डाइसेंट्रिक्स जो है वो काउंट करते हैं और वहां से हमें पता चल जाएगा कि 100 मिलीसीवर से ज्यादा जा रहा है तो ब्लड में भी जाकर के चेंजेस आएंगे, करेक्ट। क्रोमोसोम एवेरिएशंस जो है इट परसिस्ट ओवर मेनी ईयर्स। एक सबसे बड़ा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो उसको समझना जरूरी है। जब भी आप क्रोमोसोमल एवेरिएशन एनालिसिस कर रहे हो तो एक बार जो चेंजेज हुआ वो लगभग मान लो कि कई सालों तक वो कंसिस्ट करेगा। तो ऐसा ये बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो ओवर एक्सपोजर जब भी आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, जस्ट उस क्वार्टर के पहले भी कभी उसको मेडिकल एक्सपोजर या बाकी एक्सपोजर ज्यादा लगे हैं क्या, क्योंकि हो सकता है कि उस मेडिकल एक्सपोजर और कोई ओवर एक्सपोजर उसके हुआ हो उसकी लाइफ में, तो उसका भी क्रोमोसोमल एवेरिएशन जो है वो एड ऑन होएगा। आप समझे कि जैसे मान लो कि टाइम पॉइंट है ना, मान लो कि इस टाइम पॉइंट पे आप आज ओवर एक्सपोजर का यहाँ पे हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, राइट, और इस क्वार्टर का है, मान लो हमारा क्वार्टर जो है वो ये है, लेकिन उसके पहले यदि उसको यहाँ पे लगा हुआ है पहले से एक्सपोजर, तो उसके चलते जो क्रोमोसोमल एवेरिएशन जो हुआ होगा वो भी तो परसिस्ट करेगा और इधर जो हुआ होगा दोनों एड ऑन होकर के मेजर होगा। सो ये अवेयरनेस जरूरी है वाइल इन्वेस्टिगेटिंग, राइट। सो देयरफॉर एन इन्वेस्टिगेशन मस्ट टेक इनटू अकाउंट एनी मेडिकल एक्सपोजर्स और प्रायर ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर, तो उसको पहले लगा है या नहीं लगा है क्रोमोसोमल एवेरिएशन से, राइट। तो जनरली जो है वो यही पॉइंट्स है इन्वेस्टिगेशन लेवल फॉर यूज विथ रिकॉर्डेड डोज। दूसरी चीज, जब भी ये ज्यादा रिकॉर्ड्स आते हैं तो AERB जो इंडिया के लिए जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसने एलोरा के अपने वेबसाइट पे एक पर्टिकुलर फॉर्मेट बनाया है, राइट, जिस फॉर्मेट के अंदर आपको सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है
जिसका भी ओवर एक्सपोजर आया है उसे चेकलिस्ट है, कुछ फिल करना है आपको फॉर्मेट, और फिर उसको AERB को सबमिट करना है, जिसमें RSO का सिग्नेचर होता है और एम्प्लॉयर और लाइसेंसी जो भी है उसका विद साइन बाय इंडोर्स बाय दैट, कि हमने इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट किया और ये सारी चीजें जो की हैं। उसके बाद वो अपने इन्वेस्टिगेशन देखते हैं वेदर दे आर सेटिस्फाइड विद दैट और नॉट, या वो यदि कुछ बोलते हैं कि नहीं ये भी करने की जरूरत है तो देन वी हैव टू परफॉर्म, मीन्स कि उनके गाइडलाइंस क्या हैं उसको भी हमें फॉलो करना है, राइट। थैंक यू।